आचार संहिता खत्म, अटकी योजनाएं अब पकड़ेंगी रफ्तार। मुख्यमंत्री धामी हर विभाग की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां की फिर बिगड़ी तबियत, एम्स में की गई भर्ती, जांच में जुटी डॉक्टर्स की टीम। चुनाव के चलते समय पर नहीं हुए तबादले, 15,000 से अधिक कर्मियों के होने हैं ट्रांसफर, समय निर्धारित करने के लिए बुलाई जाएगी बैठक। खिलाड़ियों को 4% क्षेत्र आरक्षण का मामला, सरकारी नौकरी का प्रस्ताव तैयार कर भर्ती के निर्देश, खेल मंत्री रेखा आर्या ने अफसरों को दिए निर्देश। दर्शनार्थियों की संख्या 7 लाख से अधिक पहुंची, आज से चारधाम यात्रा पर भेजे जाएंगे 4,000 यात्री, कल 4,000 यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। पहाड़ी जिलों में बारिश, ओलावृष्टि के आसार, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान, राजधानी दोन में अगले 2 दिन तक बारिश का लक्ष्य। आप देख रहे हैं के न्यूज। खबर उत्तराखंड के साथ सूर्य चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। मां नैना देवी मंदिर के 141वें स्थापना दिवस के अवसर पर नैना देवी मंदिर प्रांगण में आज से 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा का नगर में निकाली गई कलश यात्रा के साथ ही आयोजन की शुरुआत हुई। कलश यात्रा में स्थानीय महिलाओं के साथ तिब्बतीय समुदाय की महिलाएं भी शामिल हुई और मंदिर समिति के सदस्य राजीव लोचन शाह ने बताया कि 15 जून को नैना देवी मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर नगर में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। राजीव लोचन शाह ने बताया कि आज से देवी पूजन और प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक कथा प्रवचन और सायं 6 बजे आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में आने का आग्रह भी किया ताकि आयोजन को सफल बनाया जा सके। 15 तारीख को हमारा श्री मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस है और विगत वर्ष से हमने ये एक और परंपरा शुरू की है कि हम इसके साथ साथ श्रीमद देवी भागवत का आयोजन करते हैं। तो इस बार 15 जून को श्री मां नैना देवी का स्थापना दिवस है। तो आज से ये 9 दिवसीय जो कार्यक्रम है श्रीमद देवी भागवत का, ये शुरू हो गया है। और श्री मनोज कृष्ण जी जो है बहुत विख्यात कथावाचक हैं, बम्बई में रहते हैं, गरुड़ के रहने वाले हैं। तो वो ये श्रीमद देवी भागवत की कथा करेंगे। अभी प्रातः इस वक्त पूजा चल रही है, कलश यात्रा आपने देख ली, पूजा चल रही है। शाम को 3 बजे से 6 बजे तक नित्य प्रति श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन होगा। उसके बाद नित्य प्रसाद वितरण होगा। उधर दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 10 वर्षों का कार्यकाल काफी ऐतिहासिक रहा और 10 सालों में पीएम मोदी ने कई बड़े अहम फैसले किए। गरीब, किसान, महिला और युवाओं के लिए सरकार ने कई निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही भारत के गौरव और सम्मान को बढ़ाने के साथ ही देश को विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में पीएम मोदी ने सराहनीय कार्य किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पीएम मोदी को एनडीए का नेता चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक बड़े बड़े डिसीजन हुए। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं बनी, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी, सुशासन हुआ, देश ने ऐतिहासिक फैसले लिए और एक मजबूत सरकार जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया, भारत का सम्मान बढ़ाया, सभी का स्वाभिमान बढ़ाया, हर भारतवासी को एक गौरव प्रदान करने का काम और भारत को तेज गति से विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम इन 10 वर्षों में हुआ। विकसित भारत का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जिसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, उनको तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो एनडीए के सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई, उसमें उनको नेता के रूप में उनको चयन हुआ है।
मैं उनको भी बधाई भी देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में देश और तेज गति से आगे बढ़ेगा और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा। जो विकास की योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हर वर्ग के उत्थान की योजनाएं हैं, वो तेज गति से आगे बढ़ेंगी। श्री मां नैना देवी मंदिर में एक महिला द्वारा मंदिर प्रांगण में वीडियो बनाकर उसे वायरल करने का संज्ञान लेते हुए मंदिर प्रशासन ने मंदिर में रेल बनाने पर रोक लगाई है और रोक लगाने के साथ ही मंदिर ट्रस्ट ने मां नैना देवी मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से यहां की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए मंदिर में मर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने और अनावश्यक शोरगुल ना करें और किसी प्रकार के वीडियो आदि ना बनाने का आग्रह किया। मंदिर कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया है कि इस तरीके की जो भी छोट-मोट घटनाएं इस तरह की कभी भी होती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और भविष्य में अगर इससे भी ज़्यादा अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको मंदिर प्रशासन पूर्णतया मंदिर परिसर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पूर्णतया वर्जित कर देगा। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी अगर कोई पाया जाता है मंदिर में इस तरीके के रील्स उनको फ़ोन जब्त करके कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया जाएगा। आज से नैनीताल राजभवन में 19वां गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट आज से शुरू हो चुका है और इसका प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज टी ऑफ कर विधिवत शुभारंभ किया और नैनीताल के राजभवन में 7 जून से 9 जून तक चलने वाले इस गोल्फ टूर्नामेंट में देश भर के 121 गोल्फर प्रतिभाग करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि नैनीताल गोल्फ कोर्स में खेले जाने वाली टूर्नामेंट का मकसद गोल्फ को बढ़ावा देना, प्रतियोगी जूनियर, सीनियर, महिला और सुपर सीनियर वर्ग में खेली जाएंगी। मेरे ख्याल से अपने देश के बहुत से जो सुंदर कोर्स हैं उनमें से एक है और वाकई में बड़ा खूबसूरत कोर्स है। टफ है, चैलेंजिंग है क्योंकि काफ़ी पहाड़ या ऊपर नीचे बॉल जाती रहती है आपकी, तो आपको थोड़ा प्लान करके इस कोर्स में खेलना पड़ता है। गोल्फ की इस गेम में प्राकृतिक के इस सुंदर जगह में और इतनी सुंदर नैनीताल की जगह के अंदर में एक यूथफुल एक्टिविटी शुरू करने आए। पूरे विश्व को, पूरे भारत को निमंत्रण देना चाहता हूँ, इनवाइट करना चाहता हूँ कि आइए इस सुंदर देवभूमि उत्तराखंड और इतने सुंदर जगह नैनीताल और उसके जो गोल्फ कोर्स है इसमें आकर खेल का, प्राकृतिक का और एक यूथफुलनेस का लुत्फ लीजिए। लेंस के हिसाब से ये गोल्फ कोर्स बहुत सीनिक है, पर जब खेलने पे आता है तो थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अ गुड शॉट कैन गो रॉन्ग। आपका बहुत लक चाहिए, साथ में गेम तो चाहिए ही है, प्रैक्टिस एंड बहुत सारा लक इस कोर्स पे खेलने के लिए। अदरवाइज बहुत सुंदर है। मतलब इतनी हाइट पे इतना अच्छा कोर्स मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल बात है, तो आई अप्रिशिएट गोल्फ कोर्स वालों को कि इतना अच्छा मेंटेन कर रखा है। कुछ भी हो, ये कोर्स मैं हर साल खेलने आता ही आता हूँ। मेरे को 4-5 साल हो गए हैं आते। और बात भीषण गर्मी की। प्रदेश में फिलहाल भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है, लेकिन जल्द ही मानसून आने की स्थितियां बन रही हैं और इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि सामान्य तौर पर 20 से 25 जून को प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। फिलहाल केरल में आने के बाद मानसून की रफ्तार सामान्य हुई, जो कि अपने प्रदेश में अपने समय पर आने की संभावना है। हमारी वो 20 से लेकर 25 के बीच में होता है जून में, तो अभी जो सामान्य है उसकी गति है उसी से वो चल रहा है और सामान्य उस पर ही जो है करीब करीब केरला में वो आया था। तो यही लग रहा है कि यहाँ पे जो 20 के बाद ही जो है जो मानसून की एक्टिविटी की शुरुआत जो है वो मिलनी चाहिए। हल्द्वानी नगर निगम खाने को तो कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम है, लेकिन काम के नाम पर नगर निगम के अधिकारी पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। और अब मामला आवारा जानवरों का ही ले लिया जाए तो आवारा जानवर से हो रही मौतों के बाद भी नगर निगम प्रशासन जो है शहर की सड़कों
में आवारा जानवर हटा पाने में नाकाम साबित हुआ। मीडिया द्वारा जब सवाल उठाए गए तो नगर निगम अस्थायी गौशाला बनाए जाने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से भागता नजर आया, लेकिन लगातार हो रही आवारा जानवरों से दुर्घटनाओं में लोग अकाल मौत का शिकार बन रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी जो एक स्थायी गौशाला है जो गंगापुर कपडाल में बन रही है, उसका निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। और जो दो हमारी अस्थायी गौशालाएँ चल रही हैं, रजपुरा और शीश महल, उसमें भी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग वो पूरी हो चुकी है। और हमने आश्रय संस्था की मदद ली है, जो अब शीश महल जो गौशाला है उसको चलाने में वो मदद करेंगे। तो जो जानवरों को पकड़े जाने की जहाँ तक की बात है, वो समय समय पर अभियान चलते रहते हैं। गत दिवसों में हम लोग अतिक्रमण हटाने में और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में व्यस्त हो गए थे। और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी प्रारंभ हो गया है तो थोड़ा सा ट्रैफिक पर हमारा फोकस था, बट नो डाउट फिर से मुहिम चला करके जो आवारा जानवर हैं उनको पकड़ा जाएगा। प्रयास ये है कि जो हमारी अस्थायी गौशालाएँ हैं उनमें भी थोड़ी सी कैपेसिटी क्रिएट हो जाए, ताकि हम जो जानवर पकड़ें उनको वहाँ पर तय सुविधाओं के साथ रख सकें। रुड़की की और मंगलौर कोतवालिया क्षेत्र के नारसन चौकी पर तैनात हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह को अचानक हार्ट अटैक आया और इसके बाद आनन फानन में मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद रुड़की के सिविल अस्पताल में भी रेफर किया गया और इस दौरान मौत हो गई। अर्जुन सिंह की अचानक हुई मौत के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह को बचाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और बड़े ही दुख की इस घड़ी में पुलिस विभाग उनके परिवार के साथ है। उनके शव को पोस्टमार्टम के बाद घर भेजने की तैयारी की जा रही है। IRB फर्स्ट बटालियन रामनगर बेलपड़ाव में तैनात हमारे हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह, जो 2006 बैच के भर्ती थे और नारसन में यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, कल अचानक उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी, जिस पर उनके साथियों के द्वारा उन्हें CSC मंगलौर ले जाया गया था और हम लोग सब लोग सिविल हॉस्पिटल रुड़की ले आए थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद अंततः उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के उपरांत पार्थिव शरीर को उनके परिजन। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के बाद तुरंत देहरादून स्थित गोन्याल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों को तेजी से निर्धारित समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। और गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैन्य धाम निर्माण से संबंधित आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के अधिकारियों को निर्देशित किया। सैन्य धाम की भव्यता और दिव्यता का विशेष ध्यान देने और कार्य में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए गए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि सैन्य धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सैन्य धाम का निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है, इसीलिए जो व्यवस्थाएं हैं इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और जैसा कि मुझे राज्य संस्था के लोगों ने बताया कि 2.5 माह के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद ये यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, उन शहीद के परिजनों को और यहाँ की जनता को इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा समर्पित कराया जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस सोच के साथ हमने इसको बनाया है, जितना सुंदर ये बना है, क्योंकि लोग पूरे केदार को उत्तरी जनपद को देखने जाते हैं, इसको देखने अवश्य आएंगे। ये बात वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में MDDA के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा क्षेत्र में हर तरह से निर्माण कार्यों को अवैध बताकर नोटिस जारी किया जा रहा है, जबकि कुछ अधिकारियों पर क्षेत्र के लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए SDM डोईवाला के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जो है प्रेषित कर क्षेत्र में MDDA की परिधि से बाहर करने की मांग की है। सभी लोगों ने, हमारे सम्मानित निवासियों ने, इसमें हमारे किसान एकता मंच की भी हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और अन्य ग्रामीण
हमारे हम लोग एमडीडीए से बहुत त्रस्त हैं। एमडीडीए वाले बहुत परेशान कर रहे हैं गांव के जनता को, गरीब जनता को। कोई किसी प्रकार से अपने आशियाना बनाने के लिए छोटे छोटे प्लॉट में मकान बनाने की कोशिश करता है तो इनके द्वारा उनको नोटिस दिया जाता है, भवन तोड़ने की धमकी दी जाती है, अवैध धन की वसूली की मांग की जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र से डोईवाला के आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र है, रानी पोखरी पहाड़ी क्षेत्र है, रानी पोखरी बाजार है, भानेवाला है, दूधली है, बुल्लावाला है, माझी ग्रांट है, इस क्षेत्र से। पहले तो पत्रकार बंधु आपका धन्यवाद। ये आज हमारा दूसरा ज्ञापन है और आज हमने पूरी चेतावनी माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से इनको दे दी गई है और हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एमडीडीए को चाहे न्याय पंचायत रानी पोखरी हो, भानीवाला हो, डोईवाला हो, दूधली न्याय पंचायत हो, मारखम हो, तमाम जगह से इसको मुक्त किया जाए। इतनी सुविधा इनकी नहीं है और हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने ऐसे ही व्यवहार रखा कि ये जाते हैं और कमीशन लेके अपने वहाँ से अपनी जेब भर रहे हैं, सरकार की झोली में नहीं जा रहा पैसा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की जनता को अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए। नियमतः जो कार्यवाही होती है किसी तरह का कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन जहाँ पर अवैध तरीके से कर्मचारी या अधिकारी जनता पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे उसके हम सख्त खिलाफ हैं। और जिस तरह से शिकायतें आ रही है, लोग बता रहे हैं कि ये आकर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो हमारा कहना ये है कि अपने जो नियम हैं, जो कानून है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। और लेकिन ये क्षेत्र क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है और इतना डेवलप हुआ नहीं है, एमडीडीए द्वारा भी यहाँ पर कोई ऐसा विकास इतना ज़्यादा नहीं किया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव तय सीमा समाप्त होने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के शहरी विकास के प्रमुख सचिव के खिलाफ समय पर नगर निकाय चुनाव नहीं कराने पर अवमानना का नोटिस जारी कर 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 जून की तिथि नियत की है और निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले चुनाव का कार्यकाल घोषित हो जाना था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक नगर पंचायत है, नगर परिषद हैं या फिर साथ में जो नगर निगम है, उनका जो चुनाव होना था वो 2 दिसंबर को कंक्लूड हो जाना चाहिए था, 2 दिसंबर 2023 को। और इन्होंने 30 नवंबर 2023 को प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो जिसके खिलाफ यहाँ पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की, मतलब पीआईएल जिसको हम कहते हैं। तो उसमें माननीय न्यायालय के सामने 2 बार हमारे जो सरकार की तरफ से विद्वान एडवोकेट जनरल जो हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट आया था कि जो कानून है जिसमें कि 6 महीने से ज़्यादा प्रशासकों के कार्यकाल को हम नहीं बढ़ा सकते, तो हम इसी 6 महीने के दौरान यानी 2 जून से पहले करा लेंगे। और दूसरी बार जब 16 अप्रैल को फिर दोबारा वो मतलब यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी, तो वहाँ पर भी कहा गया कि तैयारियाँ हमारी पूरी चल रही हैं और जो स्टेटमेंट एडवोकेट जनरल के द्वारा दिया गया है हम उसी 6 महीने के दौरान इसको करेंगे। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है, इवन ये तो एक संवैधानिक संकट है, तो आज माननीय न्यायालय में एक अवमानना याचिका दाखिल इसी आशय से की गई कि ये तो संवैधानिक संकट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, कि जहां 6 महीने के बाद तो कोई स्कोप हमारे संविधान भी नहीं देता। तो ऐसी स्थिति में अभी 2 जून को इन्होंने फिर प्रशासक को बैठाने का आदेश कर दिया है। देहरादून स्थित विधानसभा में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका और तमाम बड़े अधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया। और इसको लेकर डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लंबे समय से जो कार्य शहर में चल रहे थे वो लगभग पूरे होने लगे हैं। शेष जो बचे हुए सीवर पेयजल की समस्या है उनको 20 जून तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद मॉनसून सीजन आने वाला है। ऐसे में इनको जल्द पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। और ये भी कहा कि जो ग्रीन बिल्डिंग के कार्य थे उसके लिए नवंबर 2025 तक समय सीमा रखी गई है, तब तक कार्य में पूर्ण कर लिए जाएंगे। का काम जो पिछले कई समय से हमारे यहाँ चल रहा था और मुझे खुशी है इस बात की हम जून 2024 जो निर्धारित समय हमारा है उस समय तक हम इसे पूरा करेंगे। अभी जो काम हमारे चल रहे हैं जैसे इसे कंप्लीट करना है, ताकि 20 जून के बाद मानसून यदि आएगा तो काम फिर और बढ़ेगा, मतलब लिंगर ऑन होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ वैसे लगभग काम काफ़ी हमारे पूरे हो चुके हैं और ज़्यादातर लोग भी इसके लिए हमें अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो एक हमारे यहाँ जो ग्रीन बिल्डिंग का काम है उसको मैं कह सकता हूँ कि वो हमारा काम अभी थोड़ा समय लगा, उसके लिए हमने नवंबर 2025 निर्धारित किए।
को छोड़ के हम सारे काम जून 24 तक